ओके, लेट्स स्टार्ट। शुरू करें। होमवर्क में आपको मैंने एक सवाल दिया था सभी बच्चों को, पहले उस सवाल को देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ वैसे आपने वो सवाल कर लिया होगा। एक बार उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सवाल क्या था बेटा? आर वेक्टर आपको दे रखा था, है ना? एक सेकेंड। आर वेक्टर आपको दे रखा था टी क्यूब आई कैब प्लस टी स्क्वायर जे कैब प्लस 5t के कैब मीटर। यही था ना? यही सवाल दिया था मैंने। ओके, मैं अपनी स्क्रीन पर आप सभी बच्चों को देख पा रहा हूँ सामने। तो आपको पूरी क्लास में अलर्ट रहना है, आपको एक्टिव रहना है। कुछ बच्चे मुझे यहाँ दिख रहे हैं, कुछ बच्चे मुझे यहाँ दिख रहे हैं, तो बार बार मेरा नज़र इधर और इधर रहेगी, आप लोगों के ऊपर ही रहेगी। कोई भी क्लास में टॉपिक चल रहा है, अगर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है तो एक बार आपको अपने उल्टे हाथ से ऐसे हाथ ऊपर कर देना रहेगा। चैट में पूछते थे ना हम लोग कि समझ नहीं आ रहा क्या, समझ आ रहा है क्या, तो वो सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपको चैट नहीं करना पड़ेगा, चुपचाप आप हाथ ऊपर कर सकते हो, जिससे हमारा समय बचेगा। दूसरी बात, क्लास के एंड में हम लोग बात करेंगे, आपको कोई भी डाउट होगा तो उसको कवर करेंगे। ठीक है, लाइव डाउट सॉल्विंग रहेगा। चलो, तो इस सवाल में सबसे पहली चीज़ पूछी गई थी कि आपको कुछ समय पे, मैं एक एक पोर्शन करा देता हूँ। मान लो आपसे कहा गया है कि टाइम बराबर 0 सेकंड पर आपको पोजीशन बतानी है। तो टाइम बराबर 0 सेकंड पे पोजीशन बतानी थी, टाइम बराबर 2 सेकंड पे बतानी थी, और टाइम बराबर 5 सेकंड पे बतानी थी, है ना? 0 सेकंड पे, टाइम बराबर 2 सेकंड पे, टाइम बराबर 5 सेकंड पे। तो आसान था, ज़ीरो पुट कर दो इसमें। तो ज़ीरो पुट कर देंगे तो आर कैप, आर वेक्टर कितना आ जाएगा बेटा? ज़ीरो आई कैप, यहाँ ज़ीरो पुट किया तो ज़ीरो जे कैप, यहाँ ज़ीरो पुट किया तो ज़ीरो के कैप। तो ये आपका आ गया आर वेक्टर, मतलब पोजीशन आ गई टाइम टी बराबर 0 पर। टी बराबर 2 सेकंड पे कैसे करेंगे? तो 2 रख दो वैल्यू, यहाँ पे 2 रखोगे, 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 8 आई क्यूब आई कैप प्लस 2 इंटू 2 4 जे कैप प्लस कितना हो गया बेटा? 2 इंटू 5, 5 दूनी 10 के कैप। मीटर लगा सकते हैं आप साथ में, क्योंकि ये वैल्यू किस में आएगी? मीटर में आएगी। गॉट इट, है ना? ठीक है, 5 सेकंड पे निकालना था, तो 5 सेकंड वाला काम भी बड़े आराम से कर सकते हैं अपन। पचम 25, 25 पंजे 125, 125 आई कैप प्लस 25 जे कैप प्लस 25 के कैप इंटू मीटर। तो ऐसे ही किया था। वेरी गुड। अगला सवाल क्या था? फोर्थ, एवरेज वेलोसिटी पूछा था टाइम बराबर 0 सेकंड से टाइम बराबर 2 सेकंड के बीच में। तो टी बराबर 0 सेकंड से टी बराबर 2 सेकंड के लिए वी एवरेज पूछ रहा था, औसत वेग पूछ रहा था। अच्छा, कैसे करेंगे औसत वेग के बारे में? बेटा औसत वेग हो जाएगा विस्थापन बटा समय, सिंपल। तो औसत वेग क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय। विस्थापन कैसे लेंगे? 0 से 2 सेकंड विस्थापन चाहिए, तो विस्थापन कैसे निकलता है? ये टाइम बराबर 0 सेकंड पे स्थिति है, ये टाइम बराबर 2 सेकंड पे। विस्थापन कैसे निकलेगा? दिस माइनस दिस। विस्थापन क्या होता है, याद है आपको? विस्थापन का फॉर्मूला था फाइनल वेक्टर, फाइनल स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश। यस और नो? समझ आ रहा है? बढ़िया। तो एस वेक्टर कैसे निकालेंगे? 2 सेकंड, टाइम बराबर 0 सेकंड से 2 सेकंड है, दिस माइनस दिस, तो 8 - 0। मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, फिर आप लोग चेक कर लेना। 8 - 0 प्लस 4 - 0 जे कैप प्लस 10 - 0 के कैप डिवाइड बाय समय। टाइम तो आपको दे रखा है ना, 0 सेकंड से 2 सेकंड, मतलब टाइम हो गया 2 सेकंड। बस इसको सॉल्व करना था। नितिन अनुरागी हो जाएगा बेटा? ठीक है,
तो इट विल बी 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 10 के कैप डिवाइड बाय 2 मीन्स फाइनल आंसर आ गया 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये लो बेटा, ऐसे अगला पार्ट खुद कर सकते थे। क्या कहा गया था आपको उसमें, क्या था सवाल, टाइम बराबर कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 सेकेंड, तो 0 सेकेंड से कर लेंगे खुद से। कैसे लिखेंगे, वी एवरेज बराबर वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन अपॉन टाइम, है ना, वेक्टर पड़ा हुआ होना चाहिए और कुछ नहीं है। पहला वाला सवाल कितनों का सही था वैसे, ये वाला कितने बच्चों का सही था, घर पहले ही मतलब घर पे ऐसे किया था, ओके काफ़ी बच्चों का सही था, दैट्स अ गुड साइन। ठीक है, ओके हैंड्स डाउन, ठीक है। अंकित है क्या क्लास में, गुड, ठीक है। अब ऐसे वेक्टर देखते हैं अपन, 0 से 5 सेकंड के लिए करना है, तो 5 सेकंड मतलब ये लेना है अपन को। अब ऐसे मुझे तुम्हारे नाम याद हो जाएंगे थोड़े टाइम में सबके, ओके माइनस करते हैं बेटा, तो 125 माइनस आई कैप कितना हो गया, 125 आई कैप, ये माइनस करें कितना हो गया, माइनस कर रहा हूँ डायरेक्ट है ना, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस 25 जे कैप, दिस माइनस दिस 25 के कैप डिवाइड बाय टाइम कितना है 5 सेकेंड। बस मुझे नहीं लगता मुश्किल है, आपके लिए तो बहुत आसान हो गया ये, 25 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप, ओके। और ठीक है, मतलब एक और सवाल था वो सेल्फ कर लेना 6 नंबर का। मैंने एक चीज़ और पूछी थी आपसे, वेलोसिटी एट टाइम टी, है ना, टाइम टी पर किसी समय टी के ऊपर निकाल लेंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आर है ना हमारे पास, अगर हमें किसी टाइम पर वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है किसी भी टाइम पर, अगर अगर हम x हमें दे रखा है, मतलब x को टाइम के रिस्पेक्ट में हमें पता है, तो उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। x का डिफरेंशिएशन वेग होता है ना, v बराबर डी एक्स बाई डी टी होता है ना, तो हम क्या करेंगे, v वेक्टर कैसे निकल के आएगा, v वेक्टर निकल के आएगा ds वेक्टर अपॉन dt से। यह है किसी क्षण विशेष पर, यह है तात्क्षणिक, तात्क्षणिक निकालने का तरीका यह है। जब आपको पूछा गया है कि किसी समय t पर बताइए, तो किसी समय t का मतलब ये होता है कि आपसे तात्क्षणिक की बात की जा रही है, आपसे इंस्टेंटेनियस की बात की जा रही है कि नहीं। तो तात्क्षणिक का मतलब है किसी समय t के ऊपर, ओके बेटा। तो कुछ नहीं है, बस डिफरेंशिएशन करेंगे d बाय डी टी, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे s की, तो ये हो जाएगा टी क्यूब आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप 5t के कैप, डन। तो यहाँ से हो गया ये 3t स्क्वायर, कर लोगे डिफरेंशिएशन अलग अलग, आता है ना आपको बेसिक मैथमेटिक्स। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर का क्या होगा 2t, और 5t का क्या होगा केवल 5। तो ये आ गया वेलोसिटी एट टाइम t। कितनों का, ये भी बिल्कुल सही था, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, सही है, ये आईआईटीएंस का एटीट्यूड होना भी चाहिए, गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा था, मैं ऐसे ही सेम पूछा होगा, टाइम बराबर 0 पे वेग बता दो। अब तो कर लेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है, तो अब टाइम बराबर 0 पे वेग बताना, तो कैसे बताएंगे, टाइम बराबर 0 पर आपसे v पूछें, ऐसे ही बोल सकता हूँ मैं, इसको लिखने का तरीका मेरा ऐसा भी हो सकता है कि v पूछा जा रहा है टाइम बराबर 0 सेकेंड पे, तो बेटा कैसे बताएंगे, यहाँ 0 पुट कर देंगे, बन जाएगी बात, है ना। तो 0 आई कैप प्लस वहाँ 0 पुट करोगे तो 0 जे कैप प्लस 5, क्योंकि वहाँ तो है नहीं, 5 के कैप, आंसर हो गया सिंपल 5 के कैप। ऐसे वेलोसिटी निकाल लेना टाइम बराबर 2 सेकंड पे, निकाल के दिखा दूँ, चलो दिखा देता हूँ। यहाँ 2 रखोगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 आई कैप प्लस 2 दूनी 4, 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो ऐसे आप आराम से किसी भी टाइम के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपका मन करे उस टाइम के लिए, डन। फिर एक सवाल मैंने दिया होगा एक्सेलरेशन का, यही कर रहा हूँ मैं सारे ना, सारी वैरायटी कवर कर लेता हूँ इसी पेज पे। फिर एक सवाल होगा एक्सेलरेशन का, औसत एक्सेलरेशन का,
समय बराबर 0 सेकंड से 2 सेकंड के बीच का, ऐसा कोई सवाल दिया होगा, पक्की बात है। तो अगर ऐसा कोई सवाल दिया था, ऐसे था ना, ठीक है, तो ऐसे एवरेज सवाल दिया। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें वही डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये सवाल करेंगे, राइट। तो समय बराबर 0 सेकंड से समय बराबर 2 सेकंड के बीच में औसत त्वरण निकालना है, तो उस समय वेग में परिवर्तन निकाल लो, डिवाइड बाय समय से भाग कर दो, है ना। करते हैं बेटा। तो समय बराबर 0 सेकंड से 2 सेकंड, ये 0 सेकंड पे वेग है, ये 2 सेकंड पे वेग है, माइनस करो, 12 माइनस 0 आई कैप कितना आया, 12 आई कैप, 4 माइनस 0 जे कैप कितना आया, 4 जे कैप, 5 के कैप माइनस 5 के कैप, तो कितना आ गया, ये तो बिल्कुल 0 आ गया, ठीक है, हटा दो के कैप, तो प्लस 0 के कैप डिवाइड बाय वॉट, समय कितना है 2 सेकंड, तो ये आ गया 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये आ गया औसत त्वरण, कब से कब तक, 0 सेकंड से आपके 2 सेकंड तक। यूनिट लिखना चाहो तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो। ये वाला सवाल कितने बच्चों को समझ में आ गया है, और आपने ऐसे ही किया था, गुड, साथ साथ नोट करते हुए भी चल रहे होंगे, ठीक है, वेरी गुड, बेहतरीन। ठीक है बेटा, ठीक है अंकित, ठीक है पूर्वी, गुड। ओके डन। अब इसमें आपसे ताक्षणिक त्वरण पूछ लिया होगा मैंने, एक काम ये भी किया होगा, तो ताक्षणिक त्वरण कैसे निकालेंगे, इसका एक बार और अवकलन कर दो, आपको आ गया ना कि औसत निकालना है, तो औसत वेग निकालना है, तो x2 माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, ताक्षणिक वेग निकालना है, डिफ्रेंशिएशन करो, फिर टाइम की वैल्यू पुट करो। ऐसे ही औसत त्वरण निकालना है, तो v2 माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन कर लो, जैसा अपन मोमेंटम बैच में भी करते थे। और अगर आपको ताक्षणिक निकालना है तो डिफ्रेंशिएशन कर दो। मोमेंटम से थोड़ा लेवल ऊपर करके पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आप वो चीज़ पढ़ चुके हो, बट हाँ है बेसिक सी, पहली बार भी कोई पढ़ रहा आएगा समझ में। अब एक्सेलरेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे बेटा, ताक्षणिक है ना, तात्क्षणिक एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, तो ये होगा बेटा dv बाय dt। चलो डिफरेंशिएशन मार दें इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, करो। 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे आ जाएगा, 6t आई कैप प्लस ये हो जाएगा 2j कैप प्लस 0 के कैप। क्यों, 5 तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, बस ये रहा, तो 6t आई कैप प्लस 2j कैप, इतना ही होगा एक्सेलरेशन, और कुछ नहीं। तात्क्षणिक एक्सेलरेशन की बात चल रही है। कितनों का सही था, वेरी गुड, पढ़े लिखे बच्चे हो तुम तो, मजा आ गया तुम्हें पढ़ा करके। अब ऐसा पूछ लिया होगा कि ताक्षणिक त्वरण बताओ समय बराबर 0 सेकंड पे, तो 0 पुट कर देना इसमें, तो यह आ जाएगा 0 आई कैप प्लस 2j कैप, ये लो, ऐसा कोई सवाल दिया होगा पक्का। समय बराबर 5 पे भी पूछ सकते हैं, समय बराबर कितने पे, जो मन करे उस पर पूछ सकते हैं। ये था आपका होमवर्क डिस्कशन। अब मज़ा आता ना मुझे भी और तुम्हें भी, अगर तुम ये सवाल करके आते, करके नहीं आओगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर मैं यहाँ पे बस कराता रहूँगा, प्रैक्टिस हो रही ना मेरी, पर मेरा तो हो चुका जेई का एग्ज़ाम, देना तो तुम्हें है, तो प्रैक्टिस तुम्हें ही करनी है। अगर तुम घर से ये सवाल करके आते तो ज़्यादा मज़ा आता, ठीक, आगे से ध्यान रखना। अब आज की क्लास शुरू करते हैं, हेडिंग लगाएंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, सारे कैप्सूल बेटा एक ही जगह पर इकट्ठे करना, ओके। पहला कैप्सूल, इसमें वेग नियत होता है, वेग नियत होने का मतलब, अगर अपन एक नॉर्मल 11th क्लास के बच्चे हैं तो वेग नियत होने का मतलब ये सोचते हैं कि स्पीड नियत हो गई, नहीं,
हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, हम ऐसे पढ़ते हैं कि वेग नियत है, मतलब वेग का परिमाण भी नियत है और वेग की दिशा भी नियत है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसकी दिशा फिक्स हो गई, हाँ सर, और स्थिति ऐसी है कि टाइम बराबर 0 पर उसका वेग था 2 मीटर पर सेकंड, शुरुआती वेग उसका 2 मीटर पर सेकंड था, 1 पर भी 2 मीटर पर सेकंड है। जब हमने देखना शुरू किया, टाइम बराबर 0 का मतलब होता है जब हम देखना शुरू करते हैं, ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, टाइम बराबर 2 सेकंड हुआ तब भी उसका वेग 2 मीटर पर सेकंड था और वही वेग बना हुआ है, फिक्स है। तो वेलोसिटी फिक्स होनी चाहिए, मतलब ऐसे बोल सकता हूं, अब थोड़ा सा मैं इसको लैंग्वेज में लेकर के चलता हूं, v कांस्टेंट होना चाहिए, v नियत होना चाहिए, ये इसका कहने का मतलब है। अच्छा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो खुद ही आप समझ जाओ एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। अगर v कांस्टेंट है, v फिक्स है, तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, 0 होगा। सही है, तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। इस पॉइंट को भी लिख लो। अब थोड़ा चेक करते हैं, जिस बच्चे ने काइनेमेटिक्स पढ़ रखी होगी, मुझसे ही भले ही पिछले साल के मेरे जेई के लेक्चर से पढ़ रखी होगी, मैं उससे भी डिफरेंट पढ़ाऊंगा, तो तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ नया फ्लेवर मिलेगा। मान लो x बराबर 0 से हमने शुरू किया और आपकी वस्तु चल रही है 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 चल रही है, मान लेते हैं एकदम फिक्स स्पीड से चल रही है, ये x बराबर 0 है। x बराबर 0 का मतलब होता है यहां से चलना शुरू किया है, टाइम बराबर 0 नहीं है, स्थिति 0 है। ऐसा एक पॉइंट आया, मैंने यहां से ऑब्जर्व करना शुरू किया, जब मैंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उसको मैं बोलूंगा टाइम बराबर 0, ठीक है। उस समय स्थिति थी xi, इनिशियल पोजीशन। इस समय मैंने देखा कि इसका वेग v है, बहुत बढ़िया, चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, थोड़ी देर बाद टाइम बराबर t पर मैंने चेक किया, जब मैंने टाइम बराबर t पे चेक किया तो भी उसका वेग जो है वो v ही था। क्यों, यूनिफॉर्म मोशन है ना, वेग कैसे चेंज हो सकता है, वेग तो वही का वही रहेगा। तो इस हिसाब से मैंने ये देखा कि v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt, लिख सकते हैं ना। थोड़ा और करते हैं, dx बराबर हम क्या लिख सकते हैं, v इंटू डी टी लिख सकते हैं। अब तुमको मैंने इतनी अच्छी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई है तो उसका फायदा तो उठाऊं, दोनों तरफ अपन इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों ओर उचित सीमाओं में समाकलन। x में कहां से कहां तक का चेंज आया है, देखो बेटा, सर xi से xf, मान लेते हैं यहां की स्थिति थी xf, तो यहां चेंज आया है xi से xf, बराबर समय कितना लगा इस चेंज को आने में, तो यहाँ तो लिमिट dt के हिसाब से लगेगी। सर लिमिट कैसे चेक करते हैं, याद करो, जो यहाँ लिखा है अपन उसके हिसाब से लिमिट लगा देंगे, जो यहाँ लिखा है अपन उसके हिसाब से लिमिट लगा देंगे। तो जब xi था तो समय कितना था 0, xf कब हुआ, जब समय कितना हुआ t, है ना। अब डिफरेंशिएशन कर लें, इंटीग्रेशन कर लें एक बार, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, मन में बोलो, x होता है, तो dx का इंटीग्रेशन होगा x, तो dx का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगी, xi से लेके xf तक। dt का इंटीग्रेशन कितना हुआ बेटा, dt का इंटीग्रेशन हुआ t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगी, 0 से लेके t तक। आ जाओ इधर, तो xf माइनस xi बराबर कितना हो गया v इंटू टी,
ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ से एक्स एफ कितना आ गया तुम्हारा, एक्स आई प्लस वी टी, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास कि ये जो स्थिति है ना, इस स्थिति को अपन क्या लिख सकते हैं, प्रारंभिक स्थिति प्लस वी टी लिख सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। x बराबर 0 से प्रारंभिक स्थिति एक्स आई, x बराबर 0 के रिस्पेक्ट में अंतिम स्थिति एक्स एफ बराबर एक्स आई प्लस वी टी। बढ़िया। एक और चीज, एक्स आई माइनस एक्स एफ को अपन क्या लिख सकते हैं, विस्थापन। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है सर, क्या गलत है इसके अंदर? विस्थापन क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो यहां से विस्थापन को अपन क्या बोल सकते हैं, एस बराबर वी टी। तो यहां से फॉर्मूला बन सकता है एस बराबर वी टी। इस डायग्राम में विस्थापन कहाँ पे सर, ये है प्रारंभिक स्थिति, ये अंतिम स्थिति, तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ये जो दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये विस्थापन है जो वी टी के बराबर है, ये विस्थापन है, ये वाली दूरी। ओके, गॉट इट। कोई प्यारा बच्चा ऐसा तो नहीं है जो उम्मीद कर रहा था कि v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशंस आएंगी? नहीं ना, क्योंकि त्वरण जीरो है बेटा। वो इक्वेशंस तब आती हैं जब त्वरण कांस्टेंट होता है, वो अलग चीज़ है, ये नहीं है वो। नोट करो, फिर एक बार रिवाइज कराता हूँ। एक छोटी सी टेबल कुर्सी पर प्यारे से मन के साथ, फुल एनर्जी के साथ पूरे साल जब हम पढ़ाई करते हैं तो वैसा रिजल्ट आता है जैसा आपके सीनियर्स का आया है। 98 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 91 परसेंटाइल, जेई फर्स्ट के अटैम्प्ट में। सेकंड में फिर अपने आप 99.5, 99.8 हो जाता है। तो पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, है ना, पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी। और एक फैक्ट बताऊं आपको, आशा बैच के बच्चों का रिजल्ट अटल बैच के बच्चों से बेहतर आया है। मतलब एक साल तैयारी करने के बाद भी उनका रिजल्ट कमजोर है अटल वालों का, आशा का बेटर है। रीजन आता है कि सर ऐसा क्यों, कारण ये होता है कि तुम लोग 11th पढ़ रहे हो अभी, बढ़िया पढ़ रहे हो, फिर तुम 12th पढ़ोगे, 12th तुम फोर्स बैच में पढ़ोगे अच्छे लेवल की जेई अपने बोर्ड के लिए, साथ साथ तुम आशा बैच के लिए पढ़ोगे यहाँ पर, तो तुम 12th को डबल बार पढ़ते हो सीरियसली। अटल बैच के बच्चे के साथ क्या होता है, 12th का टच चला जाता है, वो 12th के बाद जब ड्रॉप लेके पढ़ाई शुरू करता है तो 3-4 महीने 11th पढ़ता है, तब तक 12th भूल चुका होता है, फिर वापस से 12th पढ़ने के लिए उसके बाद 3-4 महीने का समय होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम सिलेक्शन के ज़्यादा करीब रहने वाले हो। अगर तुम साल के स्टार्टिंग से लेके साल के लास्ट तक मेहनत करते रहे तो तुम बढ़िया से सेलेक्ट हो सकते हो। आप ही का आशा बैच का बच्चा है कार्तिकेय, कार्तिकेय का एनआईटी सिक्योर हो चुका है। कार्तिकेय की बात कर रहा हूँ, वो अभी आशा बैच का बच्चा है, एनआईटी सिक्योर्ड है उसका। हिंदुस्तान की ऐसी कोई एनआईटी नहीं जहाँ वो जा नहीं सकता, टॉप एनआईटी के अंदर टॉप ब्रांच ले सकता है वो, फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट से ही। अब उसको क्या करना है, बोर्ड देना है अच्छे से, यूपी बोर्ड का बच्चा है, मस्त बोर्ड फोड़ेगा वो, क्योंकि उसको सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। प्लस सेकंड अटेम्प्ट के अंदर अगर उसके मार्क्स कम भी आते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट में वो सब कुछ कर चुका है, तो उसका सारा फोकस किसके ऊपर होगा, अब एडवांस के ऊपर। तो वो जेई एडवांस की बढ़िया तैयारी कर सकता है और आराम से आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे में जाएगा। इसी साल का बच्चा है, तुम्हारे सामने आएगा उसका रिजल्ट। तो ये वाली बात है, मेहनत करो मतलब। ओके, चलो अब एक चीज़ और देखें, यहाँ पे छोटी छोटी बातें करते हैं हम। आपको ग्राफ बनाने के लिए बोलता हूं, एक ग्राफ बनाओ, ट्राई करना बेटा। एस और टी के बीच में ग्राफ बनाने का ट्राई करो, विस्थापन और समय के बीच में, स्थिति और समय के बीच में ग्राफ बनाने का ट्राई करो, मतलब एक्स और टी के बीच में ग्राफ बनाने का ट्राई करो, और यहां पे ए और टी के बीच में ग्राफ बनाने का ट्राई करो। ये 3 ग्राफ आप ट्राई करो खुद से।
देखो बनते हैं क्या। और एक ग्राफ बनाना v और t के बीच में है, जगह का भयंकर अभाव, बट कोई बात नहीं, एक ग्राफ बनाएंगे v और t के बीच में। हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें एक ही पेज पर रहें, तो मॉनिटर करना आसान होगा। ये चारों ग्राफ ट्राई करो, है ना। एक मिनट, मिलता हूँ मैं आपसे। देखो s और t के बारे में साफ साफ दिख रहा है, y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो। c तो जीरो है, मतलब ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। याद है y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी, m होता है स्लोप, स्लोप कितना है v है, तो स्लोप v है, स्लोप पॉजिटिव है, v कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है, x वाली एक्सिस पे टाइम है, y वाली एक्सिस पे s है, तो फिर ग्राफ कैसा आता है, s बराबर v। ग्राफ कैसा आएगा, s, एक तरह से ये s प्रोपोर्शनल t का ग्राफ हो गया ना, क्योंकि v तो कांस्टेंट हो गया, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। काफी बच्चों के ग्राफ देख पा रहा हूँ मैं, तो ये वाला ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। कितनों का सही था, वाह क्या बात, बहुत अच्छे, गुड। सेकंड देखते हैं, x और t के बीच का ग्राफ। देखो बेटा, ये रहा x, ये रहा t, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन है एक्स एफ बराबर एक्स आई प्लस वी टी। ध्यान से सुनना, इसको y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, तो y इज इक्व टू सी प्लस एम एक्स। आता है ना एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करना, आता है, गुड। x जगह कौन है, टाइम है, y एक्सिस पे कौन है, एक्स एफ है, तो x y एक्सिस पे टाइम है, c का मतलब ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, तो ग्राफ शुरू हो रहा है एक्स आई से, तो ऐसे एक्स आई से ग्राफ शुरू होगा। स्लोप है v, v मतलब पॉजिटिव स्लोप है, तो ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा, तो इस ग्राफ, ऐसा ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ का स्लोप होगा पॉजिटिव v, मतलब इस ग्राफ के लिए टेन थीटा जो है वो v के बराबर होगा। अगर यहाँ के एंगल को थीटा लेते हैं तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा। ये किसका सही था, पूर्वी का हाथ उठाए एक, और किसी का सही नहीं था, पूर्वी के अलावा, वाह भाई क्या बात है। चलो ये बताओ कि समझ में सबको आ गया,
हाथ ऊपर करो, समझ में आ गया ना? गलत सही अपनी जगह पे, क्लियर हो गया ना? ठीक है। देखो कमेंट से कितना कम टाइम लगा, कमेंट में पूछता तो 1 मिनट लगता। इधर आते हैं, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। अरे सर एक्सेलेरेशन तो 0 है, क्योंकि वस्तु एक नियत वेग से चल रही है, तो एक्सेलेरेशन 0 है, तो ऐसा आएगा 0, ऐसा ग्राफ आएगा। कितनों का सही? वाह क्या बात है। वी टी, सर वी तो कांस्टेंट है, वी तो फिक्स है, तो टाइम कुछ भी हो वी फिक्स है। जैसे मान लो यहाँ पे वी 2 मीटर पर सेकंड है, तो समय बराबर 0 पे भी 2 मीटर पर सेकंड है, 1 पे भी 2 मीटर पर सेकंड है, तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा ना, 0 पे भी वही, 1 पे भी वही, 2 पे भी वही, तो वी फिक्स है, वी कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ओके। अपने आप ही हाथ ऊपर कर दिया करो कि मेरा सही था सर, पूछना नहीं पड़ना चाहिए बार बार। ठीक, मजा आया? अभी आपने पढ़ा है एक समान गति। अब एक समान गति को फटाफट से रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक समान गति के अंदर मैंने 4 बातें बताई हूँ, सबको याद होनी चाहिए। पहली बात यह है कि यहाँ पे नियत वेग से गति होती है, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पे विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू टी। टी समय में कितना विस्थापन हुआ, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको, v इंटू टी। मोटे मोटे तौर पे बस ये 2 बातें याद रखनी है, और कुछ नहीं, और तो आप खुद ही बना लोगे। चलो अब एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, अंकित सीधी रोड पर भाग रहा है, आधे समय उसका वेग v1 है, अगले आधे समय उसका वेग v2 है। इस यात्रा में औसत वेग निकालें। सवाल लिख लो, लिख के पढ़ लो, पढ़ते पढ़ते ट्राई भी कर लो। चलो मैं करा रहा हूँ, देखो क्लासरूम एग्जाम्पल है, इसको दिल पे नहीं लेते, इसमें सीखने को मिलता है। जैसे अंकित की यात्रा मान लो यहां से शुरू हुई और यहां खत्म हुई, तो हमें यह कहा जा रहा है कि अगर मैं इस यात्रा को 2 बराबर समय अंतराल में बांटूं, t और t में, भाई पूरी यात्रा को मैंने 2 बराबर समय अंतराल में बांट दिया, तो यह कहा जा रहा है कि इस t समय के लिए स्पीड थी v1 और अगले t समय के लिए स्पीड कितनी थी, v2। यही कहा जा रहा है। अब हमसे पूछ रहे हैं v एवरेज बताओ, तो v एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल विस्थापन अपॉन टोटल समय, यही फॉर्मूला होता है, टोटल विस्थापन अपॉन टोटल समय। अब ये देखो बेटा यहां से यहां तक विस्थापन या दूरी कितना होगा, सर यहां से यहां तक का विस्थापन, सर यहां से यहां तक तो वेग नियत है भाई साहब, यहां से यहां तक तो वेग v1 है, t समय के लिए वेग v1 है और अगले t समय के लिए वेग v2 है। तो अगर वेग नियत होता है तो विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू टी। हेलो, सीखा था ना? तो मतलब यहां से यहां तक विस्थापन कितना होगा, v1 इंटू टी, यहां से यहां तक विस्थापन कितना होगा बेटा, v2 इंटू टी। तो टोटल विस्थापन कितना हुआ बेटा, v1t प्लस v2t। भाई समय कितना लगा, टोटल समय,
ये टोटल टाइम होता है, ये टोटल विस्थापन और ये टोटल टाइम। कितना लगा टाइम सर? टी प्लस टी, 2t। टी कैंसिल हो जाएगा, तो वी एवरेज का फॉर्मूला कितना आ गया बेटा? यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया, या फॉर्मूला या आंसर बोल लो, v1 प्लस वी टू बाय 2 हो गया। ऐसे सवाल आपको कैप्सूल बुक में बहुत मिल जाएंगे, आप आराम से पढ़ के सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? गुड। अब अगला सवाल करेंगे, इसको लिख लो, यहीं लिख देता हूँ। अगला सवाल है याशु सीधी रोड पर भाग रहा है, अपनी यात्रा की आधी दूरी v1 व अगली आधी दूरी v2 से तय करता है। v2 से तय करता है। यात्रा में औसत वेग बताएं। करिए ट्राई। सवाल की लैंग्वेज थोड़ी घुमाइए, आप प्रेम से करेंगे तो हो जाएगा। पढ़ते हैं। याशु सीधी रोड पे चल रहा है, बढ़िया है। अपनी यात्रा की, देखो वहां पे समय का था, आधा आधा समय बांटा था, यहाँ पे दूरी बांटी गई है, आधी दूरी। तो याशु भाग रहा है, मान लेते हैं दूरी को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, x और x। तो इस बार दूरी बेटा समझना, इस बार जो दूरी है ना वो दो हिस्सों में बटी हुई है। तो आधी दूरी में उसकी स्पीड v1 थी, अगली आधी दूरी में उसकी स्पीड v2 थी। समय निकालें। अपन यहाँ का समय अगर t1 मानते हैं और यहाँ का समय अगर t2 मानते हैं, तो अपन बोल सकते हैं ना, तय किया गया विस्थापन होता है vt, तो x बराबर होगा v1 इंटू टी1। तो यहाँ के लिए x बराबर होगा v1 इंटू टी1, पहली आधी दूरी के लिए। तो समय कितना हो जाएगा बेटा? x अपॉन v1। तो यहाँ पर टाइम कितना होगा? x अपॉन v1। आगे अगली दूरी के लिए, अगले यात्रा के लिए x बराबर होगा v2 इंटू टी2। तो यहाँ से t2 कितना हो जाएगा बेटा? x अपॉन में v2। सही है। तो इस बार समय का अंतर आएगा, दूरी सही है, समय का अंतर आएगा। ये तो कहा उसने कि आधी दूरी v1 से आधी दूरी v2 से। तो दूरी अगर v1 से तय की है, समय कितना लगेगा? दूरी बटा चाल, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ समय कितना लगेगा? दूरी बटा चाल। ठीक है। अब वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? सर वो तो होता है कुल विस्थापन अपॉन कुल समय, यही होता है ना दोस्तों। तो कुल विस्थापन कितना है? x प्लस एक्स 2x कुल विस्थापन। समय कितना लगा बेटा? सर यहाँ से यहाँ तक का समय t1, यहाँ से यहाँ तक का समय t2। तो t1 प्लस t2 मतलब x अपॉन v1
प्लस एक्स अपॉन वी टू, एक्स से एक्स कट गया तो ये आ गया 2 अपॉन, देखो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ऊपर x है ही, हनी हो गया था सवाल, गुड बेटा। यहाँ x है, नीचे x कॉमन आ गया, x से x कट गया तो ये हो गया 2 अपॉन 1 अपॉन वी वन प्लस 1 अपॉन वी टू, तो इट कम्स आउट टू बी 2 अपॉन वी वन वी टू, एलसीएम आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा वी वन प्लस वी टू। तो यहाँ से v एवरेज प्यारे बच्चों क्या आ रहा है, 2 पर चला जाएगा, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आ जाएगा। याद रखना चाहो तो याद रख लो, याद नहीं रखना है तो कंसेप्ट को दिमाग में रख लो, ऐसा कुछ लोड तो है नहीं जीवन में, आना चाहिए बस, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स किसी, वेरी गुड पूर्वी, बेसिक मैथमेटिक्स अगर नहीं देख रखा है किसी बच्चे ने तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैं अपने लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा बेसिक मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स को यूज़ कर रहा हूँ, मैं बार बार आपको ये बात बोल रहा हूँ, बार बार ये बात बोल रहा हूँ मैं। ठीक है नितिन, गुड। चलो अब आते हैं अगले कंसेप्ट पे, यहां से आपको बहुत मजा आएगा। हेडिंग लगाओ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक समान त्वरित गति, लगाओ हेडिंग, एक समान त्वरित गति, बात करते हैं इस बारे में। दो चीज़ें फिजिक्स में बहुत सिस्टमेटिकली पता होनी चाहिए, और ये टॉपिक आगे भी जाएगा। सबसे पहली चीज़ होती है वृत्तीय गति, फिर होती है एक समान वृत्तीय गति, ठीक है, नॉर्मल गति मतलब यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद होता है फिर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दिमाग में ना सारे मोशंस को क्लियर रखना। अभी जो आपने सबसे पहला मोशन पढ़ा वो आपने पढ़ा एक समान गति, 3 पॉइंट है सिंपल से, वस्तु एक समान वेग से चलेगी, दिशा भी वैल्यू भी, दूसरा त्वरण शून्य होगा, विस्थापन होगा s बराबर vt, बस ये 3 बातें याद रखनी है। अब आप पढ़ने जा रहे हो एक समान त्वरित गति, नाम के अंदर सब कुछ होता है, एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरण से गति, तो कॉपी में पहली लाइन लिखो एक समान त्वरण से गति, मतलब यहां पे फिक्स क्या होगा, त्वरण फिक्स होगा। त्वरण क्या होता है बेटा, वेग में परिवर्तन, तो यहां पे क्या फिक्स होगा, वेग में परिवर्तन फिक्स होगा। क्या वेग फिक्स होगा, नहीं, वेग में परिवर्तन फिक्स होगा। वापस से एक बार, मैं ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलता हूं ना कभी, तो थोड़ा सा फोकस किया करो। त्वरण इसमें क्या होगा, एक समान, त्वरण क्या होता है, मतलब नियत बोल सकते हैं उसको हम, एक समान या नियत एक ही बात है। वेग क्या होगा, सॉरी त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन क्या होगा, नियत होगा, और वेग जो है वो नियत नहीं होगा। लिखो, अभी समझाता हूं।
जैसे कोई रोड पे चल रहा है, टाइम लेते हैं, वेग लेते हैं। टाइम बराबर 0 पे वेग 0 था, टाइम बराबर 1 सेकंड पे वेग हो गया 2 मीटर पर सेकंड, टाइम बराबर 2 पर वेग हो गया 4 मीटर पर सेकंड, टाइम बराबर 3 पर वेग हो गया 6 मीटर पर सेकंड। ऑब्जर्व करते हैं, क्या इस यात्रा में वेग फिक्स है? नहीं सर, 0 था, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो वेग तो फिक्स नहीं है। वेग में परिवर्तन फिक्स है क्या? चेक करते हैं। 1 सेकंड में वेग में कितने का परिवर्तन आया? सर 0 से 2 हो गया, परिवर्तन कितना आया, चेंज कितना आया? सर 2 का चेंज आया। वेरी गुड। अगले 1 सेकंड में कितने का चेंज आया? सर अगले 1 सेकंड में 2 से 4 हो गया। सर चेंज अभी भी 2 मीटर पर सेकंड का आया। 2 मीटर पर सेकंड का चेंज हर सेकंड, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही बोलेंगे ना। अच्छा, अगले 1 सेकंड में? सर अगले 1 सेकंड में वेग में परिवर्तन आया वापस से 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन हर सेकंड में, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो तो फिक्स है। हर सेकंड स्पीड कितने से बढ़ती जाएगी? 2 2 2 2 2 2 2। तो ये तीनों बातें समझ में आ गई हैं आपको क्या कहती हैं? त्वरण एक समान का मतलब है वेग में वेरी गुड, वेग में परिवर्तन जो है वो नियत है, फिक्स स्पीड से फिक्स रेट से वेग चेंज हो रहा है। ये सबसे पहली बात है। इसको बोलते हैं एक समान त्वरित गति या यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, इसी का नाम है। ठीक है साहब, बढ़िया। कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी को भी नहीं है? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके कुछ फॉर्मूले देखेंगे। अब हम इसके कुछ फॉर्मूले देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले a बराबर क्या होता है बेटा? सर dv बाई dt होता है। वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं ना? हाँ सर। एक काम करो, dt को इधर ले जाओ, तो dv बराबर हो गया a dt। वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, थोड़ा फील लेते हैं टॉपिक का। मान लेते हैं कि एक टाइम था, टाइम बराबर 0, टाइम बराबर 0 पर वेग जो था वो u था, और टाइम बराबर t पर वेग कितना हो गया? v हो गया। अच्छा, और a कांस्टेंट है, तभी तो वेग चेंज हुआ। तो अगर मैं यहां पे लिमिट लगाऊंगा ऐसे, तो लिमिट कहां से कहां लगाऊंगा? सर लिमिट तो आप जहां चेंज हो रहा है वहां से वहां लगाओगे ना। तो यहां कौन चेंज हो रहा है? वेग। वेग u से v हो रहा है, तो लिमिट u से v लगेगी। टाइम कहां से कहां चेंज हो रहा है? सर टाइम 0 से t तक चेंज हो रहा है। ऐसे dv को क्या लिख सकते हैं? dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v। लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? u से लेकर के v तक। a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर आ जाता है, समझते हैं? हाँ सर। तो a बाहर आ गया ऐसे। कहां से कहां तक? 0 से लेकर t तक dt। ये लो, अब इसका हो जाएगा v माइनस यू बराबर a इंटू टी। तो v बराबर आ गया u प्लस ए टी। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने आपको जब मैं बोर्ड में पढ़ाता हूँ, जब मैं मोमेंटम बैच के अंदर पढ़ाता हूँ, तो मैं एक बात बोलता हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में दो चीज़ें याद रखना। पहला, ये वेक्टर इक्वेशंस हैं, और दूसरा इनमें साइन के साथ सब कुछ पुट करना होता है। याद आया? तो ये वेक्टर फॉर्म है पूरा, v वेक्टर है, u वेक्टर है, a वेक्टर है। पर हम ना सामान्यतः क्या करते हैं,
स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं पूरे चैप्टर में। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ रहे हो आप? सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति में वस्तु ऐसे चलेगी, यूं या फिर यूं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो ऐसे जा रही है जिसका एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है। तो हम इसको आसान करके लिख देते हैं v बराबर u प्लस ए टी। आसान करके लिख देते हैं v बराबर u प्लस ए टी। तो सिंपल सिंपल फॉर्म में याद रखना हो तो पहली इक्वेशन होती है v प्लस यू टी। पचा लो इतना, फिर आगे बढ़ो, डाइजेस्ट कर लो इसको बढ़िया से, लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, आप ही के सामने बनाऊंगा, घबराना मत। हम v को ऐसे लिख सकते हैं ना, dr बाई डी टी। याद करो, आज सवाल भी करवाया था ऐसा एक। हाँ सर, तो dr बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा? u प्लस ए टी के। एक काम करो, dt को सामने भेज दो। तो dt को सामने भेज दोगे तो dr वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास? u dt प्लस ए टी डी टी, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। अब एक काम करते हैं, क्लियर दिख रहा है ना सब कुछ? ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं लिमिट्स के अंदर। मान लेते हैं समय बराबर 0 पर स्थिति थी r1 वेक्टर और समय टाइम बराबर t पर स्थिति थी r2 वेक्टर। स्थिति सदिश जो है वो r1 या r2 ले सकते हैं। किसी को r1 r2 पसंद नहीं आते ना, तो वो जो हम इनिशियल फाइनल लेते हैं ना वो भी कर सकते हो कि इस टाइम पे इनिशियल ri फाइनल rf, ऐसा। चलो लगाओ लिमिट फटाफट इसी में। लिमिट कैसे लगती है? जो आर डी के साथ लिखा है उसके हिसाब से लिमिट लगेगी। तो आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी? आर आई से लेकर आर एफ तक। तो लिमिट लगेगी आर आई से लेकर के आर एफ तक, ऐसे। यहाँ लिमिट लगेगी टाइम 0 से लेकर टी तक। यहाँ लिमिट लगेगी टाइम 0 से लेकर टी तक, ऐसे। प्यारे बच्चों, डी आर को क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं। क्यों? डी आर का, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स होता है। तो डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? आर होगा। यस सर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी बेटा? आर आई से आर एफ तक लगेगी, बराबर। डायरेक्ट कर दूं क्या? डी टी का टी हो जाएगा खत्म, प्लस यहाँ पे ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अंदर इंटीग्रेशन होगा टी की पावर 1 डी टी का, ये अलग चीज है। एक्स डी एक्स है ये, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। बेसिक मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन याद करो। ये केवल dt है तो dt का हो गया t, यहाँ पे है t dt, तो t की पावर 1 है तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। करते हैं अभी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साथ साथ सॉल्व करो मेरे। तो आर एफ माइनस आर आई बराबर यू टी प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा a टी स्क्वायर बाय 2। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग रही है? 0 से लेके t तक। अरे कलन विधि से मोमेंटम बैच के अंदर भी तुमने कर लिया ना आसान तरीके से। थोड़ा वेक्टर वेक्टर के साथ भी खुद को कंफर्टेबल करना सीखो, एडवांस में तो वही काम आएगा। अच्छे क्वेश्चन में तो वेक्टर लगेगा ना, तो वेक्टर के साथ खुद को कंफर्टेबल करना सिखा रहा हूँ मैं आपको, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है साहब, चलो आगे देखते हैं। ये क्या है? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, क्या होता है ये? विस्थापन। तो ये आ गया विस्थापन बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, आप इसको बिल्कुल आसान करके पढ़ना चाहते हो तो आप बोल सकते हो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बिल्कुल आसान करके पढ़नी है तो ऐसे पढ़ सकते हैं। कर लो नोट।
अब इक्वेशन 1 से t का मान लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से t का मान क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन ए। इक्वेशन 2 में रखने पर समझ रहे हो क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 से t का मान लेके यहां रख दो। चलो करते हैं, क्या आ रहा है, s बराबर u, t की जगह आ गया v माइनस यू अपॉन ए, प्लस इधर हो गया हाफ ए v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऐसे ही होगा ना, यस सर ऐसे ही होगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना एलसीएम वेलसीएम लेकर के, ये आ जाएगा s बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कर लोगे, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स लगा लोगे खुद से, ठीक है। तो यहाँ से थर्ड इक्वेशन आया, हालांकि इनके डेरिवेशन कराते हैं आपको बढ़िया से बोर्ड में, मतलब कराते हैं, बट ठीक है, हम तो कंसेप्ट समझ रहे हैं मेन। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आ गई हमारी तीसरी इक्वेशन, ये हमें पता होनी चाहिए। ओके साहब, ओके ओके ओके। और भी इक्वेशन बनाने का मन कर रहा है मेरा, और भी बहुत सारी इक्वेशन बनाने का मन कर रहा है। एक काम करते हैं ना, इक्वेशन 1 और 2 को पकड़ते हैं, यहाँ करते हैं कोने में, जगह नहीं बची, अगले पेज पे करते हैं। इक्वेशन 1 से u का मान लिखो, क्या होगा यहाँ से, सर v माइनस 80। ये इक्वेशन 2 में रखो, तो क्या आ जाएगा, s बराबर यू टी, यू की जगह आ जाएगा v माइनस 80 इंटू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा v माइनस हाफ 80 स्क्वायर, वी टी माइनस हाफ 80 स्क्वायर। ये भी एक इक्वेशन है जो हम हमारी सुविधा के लिए बना सकते हैं, सही तो है। यहाँ से आएगा माइनस का 80 स्क्वायर, टी अंदर जाएगा तो वी टी माइनस का 80 स्क्वायर में प्लस का 80 स्क्वायर जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस का हाफ 80 स्क्वायर आएगा। भाई x माइनस के x में प्लस का x/2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस का x/2। छोटी छोटी कैलकुलेशन है और क्या। तो इक्वेशन आ गई s बराबर वी टी माइनस हाफ 80 स्क्वायर, वी टी माइनस हाफ 80 स्क्वायर। अगर आपको u दे रखा हो तो ये इक्वेशन लगा लेना, और अगर सवाल में v दे रखा हो तो ये इक्वेशन लगा लेना। पता तो है ना u क्या है, v क्या है, u है प्रारंभिक वेग, v क्या है अंतिम वेग। पक्का, अरे ओ मुरझाए हुए चेहरों, सही है, गुड। अभी करवाऊंगा सवाल, घबराओ मत। ठीक है, और भी कुछ करेंगे अभी। तो एक काम करेंगे आप, इक्वेशन 2 और 4 को जोड़ते हैं। देखो इक्वेशन 2 और 4 को जोड़ने से कुछ बन सकता है क्या, जोड़ो तुम जोड़ो, इक्वेशन 2 और 4 को जोड़ के देखो। तो यहाँ जगह बच रही है, यहाँ करते हैं। इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 4 को जोड़ो तो ये आ जाएगा 2s बराबर यू टी प्लस वी टी, तो ये हो जाएगा u प्लस वी, और हाफ 80 स्क्वायर से हाफ 80 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से s बराबर कितना आ गया, u प्लस वी इंटू टी बाई 2, एक फॉर्मूला ये आ गया। याद रख लोगे, रख लेना, ठीक रहेगा। टाइम बचता है एग्जाम में, और कुछ नहीं है।
ऋषु सोनी पानी पी लो बेटा, आपको थोड़ी थोड़ा उबासी आ रही है, पानी पी लो। ऐसा कभी भी लगे ना नींद नींद से आ रही है तो पानी पी लिया करो, ठीक रहता है। चलो अब एक बात बताओ, एक और इक्वेशन बनाने का मन कर रहा है मेरा। वी एवरेज कैसे लिखते हैं अपन, औसत वेग कैसे लिखते हैं, ध्यान है किसी को? सर औसत वेग लिखते हैं विस्थापन बटा समय से। हाँ सही कह रहे हो, तो विस्थापन बटा समय कर लो, तो टी का भाग लगा दो, u प्लस वी बाय टू। ऐसे भी निकाल सकते हो आप औसत वेग, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइड बाय 2, हो गया। एक फॉर्मूला ये बन गया, बन गया ना? लिख लो। कितने हो गए? 6 हो गए। एक और बनाऊंगा अभी अगले पेज पे एक्सप्लेन करके, फिर यहाँ लिखेंगे। अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, वो भी मेरी जिम्मेदारी है, चिंता मत करो तुम। एक एक फॉर्मूले को अप्लाई करना सिखाऊंगा। यस सर, डन। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। nth सेकंड का देखते हैं चक्कर क्या होता है। nth सेकंड को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट सेकंड क्या होता है? फर्स्ट सेकंड क्या होता है ये देखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट सेकंड का मतलब होता है टाइम बराबर 0 से 1 सेकंड। ये होता है फर्स्ट सेकंड। सेकंड सेकंड क्या होता है बेटा? समय अंतराल तो ये भी 1 सेकंड का ही है। समय अंतराल तो ये भी 1 सेकंड का ही है, पर वो 1 सेकंड पता है कहां से कहां तक है? ये है सेकंड सेकंड, मतलब टाइम बराबर 1 से टाइम बराबर 2 सेकंड के बीच की बात हो रही है। ये सेकंड सेकंड का मतलब होता है। कोई बात नहीं, आ जाएगा समझ में। थर्ड सेकंड का मतलब क्या हुआ? मैंने 3 सेकंड नहीं लिखा, थर्ड सेकंड लिखा है। पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा, ऐसे ना। थर्ड सेकंड का मतलब क्या होगा? ये भी है तो 1 सेकंड ही, पर वो 1 सेकंड कहां से कहां तक काउंट होगा? ये टाइम बराबर 2 से टाइम बराबर 3 सेकंड के बीच का 1 सेकंड है। हेलो, मजा आ रहा है? समझ आ रहा है? फिफ्थ सेकंड क्या चीज है बेटा? सर फिफ्थ सेकंड है ये भी 1 सेकंड है, ये भी 1 ही सेकंड, पर 1 सेकंड कौन सा? ये समय बराबर 4 से समय बराबर 5 सेकंड के बीच का 1 सेकंड है। ठीक है उदित, आया समझ? गुड। अगर मैं आपसे पूछ लूं 200 सेकंड कौन सा होगा, तो बता पाओगे?
200th सेकंड कौन सा है? सर ये होगा, ये भी है तो 1 सेकंड ही, पर टाइम बराबर 199 सेकंड से टाइम बराबर 200 सेकंड के बीच का 1 सेकंड है, ये इसका मतलब है। आ गया ना? ऐसे ही मैं आपसे पूछूं nth सेकंड बताओ कौन सा होगा? काम की बात पूछ ली मैंने। तो nth सेकंड का मतलब होगा समय बराबर n-1 सेकंड से n सेकंड के बीच का समय अंतराल, ये होगा nth सेकंड। कितनों को ये बात समझ में आ गई मेरी? के बीच का 1 सेकंड ऐसे बोल सकते हो, समय बराबर n-1 सेकंड से n सेकंड के बीच का 1 सेकंड होगा ये। आ गया ना? हाँ ठीक है। परफेक्ट। अब हम निकालते हैं nth सेकंड में विस्थापन। यार nth सेकंड में विस्थापन निकालने का मतलब क्या है, समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। टाइम बराबर 0 पर जो वेग है मान लेते हैं वो u है, और एक समान त्वरण गति हो रही है, और a वेग लगा पड़ा है, मतलब a त्वरण है, हर सेकंड में उसका वेग बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा n-1 सेकंड, एक टाइम आएगा यहां से यहां तक का n सेकंड। ये जो 1 सेकंड है ना, इसमें जो विस्थापन हुआ है उसको बोलेंगे एस nth, और ये अपन को निकालना है। भाई यहां से यहां तक का विस्थापन n-1 सेकंड का विस्थापन है, यहां से यहां तक का विस्थापन n सेकंड का विस्थापन है, हमें nth सेकंड का विस्थापन चाहिए। तो nth सेकंड के ठीक 1 सेकंड पहले यहां कितना चला, ये वाला विस्थापन, ये हमारा एस nth बनेगा। ठीक है बॉस। यहां से यहां तक का विस्थापन कैसे लिखेंगे? एस n-1 कैसे लिखेंगे और एस n कैसे लिखेंगे, देखते हैं। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें t क्या है, समय। तो अगर आप n-1 सेकंड का विस्थापन देख रहे हो, या ऐसे इतना कंफ्यूज मत हो, चलो ठीक है, मान लेता हूं बच्चों, यहां से यहां तक का विस्थापन s1 है, और यहां से यहां तक का विस्थापन s2 है। तो s nth क्या है, s2 माइनस s1 ही तो है। हाँ सर। अब s2 कैसे लिख सकते हैं? s2 क्या है, यहां से यहां तक का विस्थापन, n सेकंड का विस्थापन, तो समय की जगह n रख दो, तो n इंटू टी माइनस समय की जगह n रख दो, समय की जगह n रख दो, हाफ ए n का स्क्वायर। समय की जगह n रख दो और कुछ नहीं करना। ये हो गया s2 माइनस s1। s1 क्या है, n-1 सेकंड पर विस्थापन, तो n-1 पुट कर दो समय की जगह, तो u n-1 प्लस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा u प्लस ए बाई टू 2n-1, u प्लस ए बाई टू 2n-1। क्लास के बाद कोशिश करना है इसको सॉल्व करने की, कैसे आया, फिजिक्स मैंने आपको पढ़ा दी है, ये एस nth की फिजिक्स है। तो ऐसे आपसे 5वें सेकंड पे, चौथे सेकंड पे, तीसरे सेकंड पे, दूसरे सेकंड पे ऐसे विस्थापन पूछ ले, तो फिर फॉर्मूला कौन सा लगाएगा मेरा बच्चा, एस nth लगाएगा, u प्लस ए बाई टू 2n-1, u प्लस ए बाई टू 2n-1। ठीक है बेटा, अब सवाल करेंगे, बस हो गया, फॉर्मूले लगभग इकट्ठे कर लिए हमने, अब सवाल लगाएंगे हम। सवाल के साथ आपका दिमाग खोल देंगे सबका, जितने बैठे हो यहाँ पे।
चलो मैं इस फॉर्मूले को ऐड कर दूं यहाँ पे, तुम भी कर लो। ये 7 चीज़ें आपको याद रखनी है, ये 7 तुम्हारे भयानक फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना है। विशाल ले लो अंगड़ाई, बढ़िया से अब न्यूमेरिकल करेंगे अपन। चलो अब देता हूँ क्वेश्चन, अब तुम लोग करोगे सवाल। सवाल ऐसा है कि समय बराबर यहां शुरू कर रहे हैं अपन, यहां से वस्तु इस लाइन पे चल रही है मान लो, टाइम बराबर 0 पर वस्तु का वेग है 2 मीटर पर सेकेंड और इस तरफ जा रही है वस्तु, ठीक। त्वरण है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और कांस्टेंट त्वरण है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम बराबर 4 सेकेंड पर चलते 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 कोई टाइम आएगा, आगे बढ़ रही है तो एक समय आएगा। जब टाइम बराबर 4 सेकेंड होगा तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, वेग, समय, 4 सेकेंड पर। सेकेंड चीज जो आपको कैलकुलेट करनी है, इन 4 सेकेंड में विस्थापन। मैंने आपको 4th सेकेंड पे विस्थापन नहीं पूछा है, पूरे 4 सेकेंड में विस्थापन पूछा है, ध्यान रखना। इन 4 सेकेंड में विस्थापन। चलो बालक बालिकाओं शुरू हो जाओ, करना शुरू करो। करो सवाल, ट्राई करो, पहले ट्राई करोगे फिर सॉल्व करोगे अच्छे से। हो गया, ठीक है, मतलब हो गया होगा, ये तो कोई बहुत बड़ा टास्क तो है नहीं। निकालते हैं, वेग निकालना है ना, समय बराबर 4 सेकंड पे। करते हैं कैलकुलेटर, देखो v बराबर u प्लस ए टी से कर सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी से आराम से निकाल सकते हैं। बट हाँ, सवाल को शुरू करने से पहले हमें आवश्यकता होगी साइन कन्वेंशंस की। भाई देखो, मैंने आपको बोला था ना, आप v, u, a और t इन सब को साइन के साथ ही पुट कर सकते हो, तो आपको साइन कन्वेंशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो आप मान लो कि इधर वाला साइन कन्वेंशन, ये वाला डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव है और इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन आपकी नेगेटिव। अपने हिसाब से मान लो, मतलब मैं नहीं बोल रहा, तुम्हारा जो मन करे, तुम चाहो तो इसको नेगेटिव लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है, बस अपने हिसाब से कोई प्लस कोई माइनस, ठीक है। तो बेटा v निकालना है अपन को। u कहाँ है अपना, सर u तो इस तरफ है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये होता है प्रारंभिक वेग। u क्या होता है बेटा, प्रारंभिक वेग, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। t कितना है बेटा, सर 4 सेकंड की बात कर रहे हैं, वेरी गुड। एक्सेलरेशन कितना है बेटा, सर इस तरफ है 4, ओके, प्लस का ही लेंगे, हाँ प्लस का लेंगे। चलो तो वैल्यू पुट करते हैं, तो v 4 सेकंड पे कितना आएगा, u कितना है 2, a कितना है 4, t कितना है 4, 18 मीटर पर सेकंड आ गया।
तो यहाँ पर वेग कितना है इस जगह पर, 18 मीटर पर सेकेंड। तो तुम लोग छोटे बच्चे हो ना, तो मेरा मन कर गया कि तुम्हें मैं फॉर्मूले से करके दिखा दूँ, बाकी ज़रूरत ही नहीं थी फॉर्मूले की। अगर मुझे फिजिक्स आती है तो मुझे फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने बताया था ना, एक्सेलरेशन का मतलब होता है हर सेकंड कितने का चेंज आ रहा है। तो अभी स्पीड कितनी है इसकी, 2। हर सेकंड कितने का चेंज आ रहा है बेटा, सर 4 का। तो एक सेकंड में कितना हो गया, 4। अगले सेकंड में +4, उसके अगले सेकंड में +4, उसके अगले सेकंड में +4, कितना हो गया बेटा, 16। और 2 उसके पास पहले से था, तो कितना हो जाएगा, 16 + 2 18। ऐसे भी कर सकते थे। फिजिक्स को फील करो ना, रटते काहे को। ठीक है साहब। सेकंड चीज, हमें बोला है 4 सेकंड में विस्थापन निकालना है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 सेकंड में विस्थापन निकालने के लिए अब मैं अलग अलग मेथड से कराता हूं। मेथड नंबर 1, S बराबर ut प्लस हाफ AT² से सॉल्व करेंगे। कितने बच्चों ने ये फॉर्मूला लगाया है, हाथ ऊपर कीजिए। बाप रे, 90% जनता पहली स्क्रीन पर, और दूसरी स्क्रीन वाले हाथ ऊपर करना, एक बार वापस करना। 99% जनता ने यही फॉर्मूला लगाया है। क्या बात है, मजा आ गया, वेरी गुड। आ गया आंसर तुम्हारा। S बराबर यू कितना है बेटा, उधर ही है पॉजिटिव। यू कितना है बेटा, 2 है। समय कितना है, 4 सेकंड। प्लस हाफ ए कितना है बेटा, सर 4। समय कितना है सर, 4 सेकंड। क्या इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व किया था, 40 आ जाएगा। कितनों का आंसर 40 आया है, सबका। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, तुमने सबने ऐसे किया है, कोई बात नहीं। जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक मेथड थोड़ी करेंगे। मेथड नंबर 2, एक और इक्वेशन भी तो होती है। क्या हम इससे भी कर सकते हैं, बस इसके लिए हमें चौथे सेकंड पे वेग पता होना चाहिए, क्योंकि 4 सेकंड की बात हो रही है ना, तो u का मतलब है 0 सेकंड पे वेग कितना है, और इस v का मतलब क्या है, 4 सेकंड पे वेग कितना है, अंतिम वेग। मेरे दोस्त, यह है प्रारंभिक वेग u, और यह है अंतिम वेग v। तो अगर तुम्हें अंतिम वेग पता है ना दोस्त, तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो इससे करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्त, देखो। s बराबर v कितना है बेटा, 18। समय कितना है, 4 माइनस हाफ a कितना है बेटा, सर 4। समय कितना है बेटा, 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, आंसर 40 ही आएगा। इससे भी ऐसे भी कर सकते थे, है कि नहीं। बिल्कुल सर, यार मेरा मन नहीं कर रहा है इससे करने का, मेरे को नहीं करना है इससे। मैं एक और फॉर्मूला से बताता हूँ, एक और मेथड से बताते हैं आपको। आपको u पता है, v पता है, तो s का एक और फॉर्मूला दिया था मैंने, इससे भी तो कर सकते थे। मैं तुम्हें बस ये एहसास दिला रहा हूं कि एक ही दिशा में नहीं सोचना होता है, बहुत सारी दिशाएं संभव है। एक ही तरह से सवाल नहीं करना होता है, सवाल बतेरे तरीकों से किया जा सकता है। तो u प्लस v/2, हमें u पता है ना कितना है, 2। हमें v पता है ना कितना है, 18 डिवाइड 2। समय कितना है, 4। ये लो 40। ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। मेरे को ये भी पसंद नहीं आता सर, एक और मेथड बताओ, एक और फॉर्मूला है, उससे भी कर सकते हो। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि सब फॉर्मूले एक जैसे ही हैं। v² बराबर u² प्लस 2a से कर लो, तो s बराबर कितना हो जाएगा, v² माइनस u² अपॉन 2a। लगाओ फॉर्मूला, v कितना है, 18 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 4। कर लेना सॉल्व, 40 ही आएगा इससे भी। तो ऐसे अलग अलग तरीकों से सवाल हो सकते हैं। इसीलिए जब जेई की पढ़ाई करते हैं, नीट की पढ़ाई करते हैं, तो दिमाग को खोल के रखते हैं और अलग 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 तरीकों से करने की कोशिश करते हैं। हमेशा एक ही तरीका फॉलो नहीं करना है। अगला सवाल दे।
टाइम बराबर 0 से शुरू किया है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, शुरुआती स्पीड, ठीक है। पहला 4 सेकंड में विस्थापन, दूसरा 5 सेकंड में विस्थापन, तीसरा 5वें सेकंड में विस्थापन, चालू हो जाओ। इंग्लिश में भी आता है ना पेपर साथ में, तो ये होता है, इसको ऐसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आईआईटी में जाना ना बेटा, तो वहाँ पे इंग्लिश चलती है, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश साथ में पढ़ते चलो। ये है डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, ये है डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, सॉरी, ये है डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, ये है डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। करो। तो काफ़ी बच्चों के आंसर आ गए होंगे, ठीक है, मैं भी करके दिखा देता हूँ। कर लें, आसान है। पहला पोर्शन कर लें। तो विस्थापन निकालना है बेटा 5 से 4 सेकंड के अंदर, तो S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, लगा दो बेटा। यू कितना है 10, 4 सेकंड में पूछ रहा है, प्लस हाफ। हाँ एक और बात, साइन कन्वेंशन ले लिए थे ना, साइन कन्वेंशन ले लिया करो, इधर का प्लस इधर का माइनस, तो ठीक है, यू भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का 10 होगा, वी भी तो निकालना है, वी की जरूरत है क्या, नहीं है, अंदर छोड़ो, वी का ओके काम नहीं, हटाओ इसको। 8 ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड प्लस में होगा, है ना, तो हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना है 2, टी कितना है बेटा 4 सेकंड में पूछ रहा है, बस सॉल्व कर लेना इसको, कर लिया होगा, आ गया आंसर, आ गया विस्थापन। फिफ्टी सिक्स, कितने बच्चों का 56 आया है, वेरी गुड। चलो सेकंड पोर्शन किया है इसका, सेकंड पार्ट में 5 सेकंड में निकालना है, निकाल लेंगे, मतलब 4 सेकंड में, जब टाइम बराबर 4 सेकंड हुआ ना, तो ये कितना चला 56 मीटर चल पाया, ठीक है। टाइम बराबर 5 सेकंड ही निकालते हैं, तो S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही अप्लाई कर देंगे, यू कितना है 10 है, समय कितना लिया है 5 सेकंड के लिए चेक करना है, प्लस हाफ, त्वरण कितना है बेटा सर, त्वरण 2 है, समय कितना बेटा 5 सेकंड के लिए चेक करना है, कर लिया इसको सॉल्व, 75 आ गया ये तो, मतलब 75 आ गया होगा कई बच्चों का ना, ठीक है। तो 5 सेकंड में कितना आया बेटा, 5 सेकंड में ये 75 चला। अब तुमसे 5वें सेकंड में पूछ रहा है, यार 2 मेथड से बता दूं,
मेथड नंबर 1 तो ये है कि टाइम बराबर 0, टाइम बराबर 4, टाइम बराबर 5। तो 5वें सेकंड का मतलब होता है टाइम बराबर 4 से टाइम बराबर 5 के बीच में कितना चला। तो अगर ये वाला विस्थापन तुम्हें पता हो S2, ये वाला विस्थापन तुम्हें पता हो S1, तो 5वें सेकंड का तुम बोल सकते हो S2 माइनस S1। और हाँ जी सर हमें पता है ना, 5 सेकंड में कितना चला 75, 4 सेकंड में कितना चला 56। तो हमें पता तो है कि विस्थापन कितना है 19। तो ये 19 मीटर चला है 5वें सेकंड में। ऐसे किया था या फॉर्मूला लगाने बैठ गए थे? हाँ फॉर्मूला लगाने बैठ गए सर। फॉर्मूला, बस फॉर्मूला चाहिए, फिजिक्स नहीं चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। ये लगाया होगा u प्लस ए बाई टू 2n-1, है ना? फटाफट फॉर्मूला लगाओ ना बस। फिजिक्स को, अरे फिजिक्स का क्या करना, वो जेईमेन में ये तो चेक करते हैं तुमने। अब इससे बड़ा गधा गधा कौन होगा सोचो, जिसको 5 सेकंड के अंदर का विस्थापन निकाल लिया, 4 सेकंड का निकाल लिया, 5 सेकंड का निकाल लिया, 5वें सेकंड का पूछ रहा है। तो जिसको फिजिक्स आती है वो तो दिस माइनस दिस करेगा ना, जो रट्टू तोता है वो फॉर्मूला लगाएगा। तो मैं तुम्हें फॉर्मूला लगाना नहीं सिखाना चाहता हूँ, फिजिक्स अप्लाई करना सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जेई मेन में भी उनको फिजिक्स ही चेक करनी है। नीट का एक क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए 1 मिनट का समय चाहिए होता है, तो वो 1 मिनट में तुम्हारी फिजिक्स चेक करेंगे, मैथमेटिक्स नहीं। क्योंकि बाद में तुम्हारे को जिंदगी बचानी है, उसमें मैथ्स नहीं लगेगी, ब्रिज थोड़ी बनाना है तुम्हें। तो नीट वाले बच्चों को तो खासकर शॉर्टकट आना चाहिए। बाकी कोई बात नहीं, ठीक है, फॉर्मूले तो अपनी जगह पे हैं ही। फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूले जो हमने फिजिक्स पढ़ रखी है उसका एक रिफ्लेक्शन ही तो है, और क्या है। लो, और क्या बोले हम इससे यार। फॉर्मूले जस्ट आपकी फिजिक्स का रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं है। फॉर्मूलों का इतना सा ही काम होता है जीवन में, इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं है। क्या स्थिति है, ये कट जाएगा 1 5 19 मीटर आ गया ना वापस। लो ठीक है भाई साहब, फिजिक्स करेंगे अगली बार या फॉर्मूला लगाएंगे? एक और सवाल करते हैं। एक्स बराबर 0 यही है। 8 मीटर पर सेकंड के वेग से भाग रहा है आपका व्यक्ति। जो त्वरण है वो है बेटा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट चीज, समय t पर वेग लिखना है आपको। चालू हो जाओ। सेकंड, समय t तक विस्थापन निकालना है। तीसरा, a और t के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है। a और t के बीच में ग्राफ बनाना है, और v व t के मध्य ग्राफ बनाना है। चालू हो जाइए, स्टार्ट डूइंग दिस। अच्छा सवाल है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है बट ठीक है।
बन गया, देखते बेटा, देखते हैं, चेक करते हैं। समय बराबर टी पर वेग चाहिए ना अपन को, ओके मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ साइन कन्वेंशन के हिसाब चलता है, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, पहला काम तो ये करो, ठीक है। अब v का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस ए टी, पुट करो सर किसी टाइम t पे, तो किसी टाइम t को पुट करेंगे। u कितना है, प्लस का 8, a कितना है, प्लस का 4, तो v बराबर आ गया 8 प्लस 4t, खत्म। सेकंड, समय t पर विस्थापन चाहिए, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समय t पे चाहिए ना, तो u कितना है, 8 है, तो 8 इंटू टी प्लस हाफ, ए कितना है बेटा, ए है 4 टी स्क्वायर, तो ये हो गया 8t प्लस 2t स्क्वायर, ये लो विस्थापन। जितनों का ये आया बिल्कुल सही आया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तीसरा, ए और टी के बीच में ग्राफ चाहिए, तो ए और टी के बीच में ग्राफ बना रहे हो, तो यार ए समय के साथ बदल थोड़ी रहा है, ए तो फिक्स है ना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ए तो समय के साथ फिक्स है, तो ए और टी का जो ग्राफ आएगा वो तो ऐसा आएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे फिक्स आएगा, क्या दिक्कत है। फोर्थ, ग्राफ बना रहे हो तुम v और t के बीच में, तो v बराबर है 8 प्लस 4t, कंपेयर कर लो इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो x पे t है, y पे v है, तो ये हो गया v, ये हो गया t, x m स्लोप कितना है, 4 है, मतलब पॉजिटिव है, c कितना है, 8, ग्राफ 8 से स्टार्ट करेंगे, स्लोप पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर जाएगा, और m का मान होगा प्लस का 4, मतलब टेन थीटा बराबर कितना है, 4 है, और क्या। ठीक है बालक बालिकाओं, समझ आ गया, किससे हो गया था सवाल, ग्राफ, ग्राफ किसका सही था, ये ग्राफ किसके सही थे पूरी तरह से, लविश के सही थे, पूर्वी के सही थे, विकास तो एकदम ऐसे तमराज किलवी की तरह मना कर दिया उन्होंने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, दिल पे नहीं लेना, ये सवाल वैसे हैं, अंकित के सही था, ठीक है बढ़िया, ये सवाल अपने क्लासरूम एग्जाम्पल्स हैं, तो इनको लेके परेशान नहीं होते, बाद में सीखेंगे ना, बहुत अच्छे सीखेंगे। चलो साहब हो गया बढ़िया, अब एक धांसू होमवर्क लेके क्लास का एंड करते हैं। धांसू है ये सवाल, इस तरफ जा रहा है ना, वस्तु ने टाइम बराबर 0 पे उधर भाग रही है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 8 मीटर पर सेकंड से, नहीं 10 ले लो चलो, ठीक है। एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ, ये बात ध्यान देना इस बार, एक्सेलरेशन ऐसे है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब अब हर सेकंड वेग बढ़ेगा नहीं, घटेगा, ठीक है। क्या क्या कैलकुलेट करना है वो लिख लो, पहला, वह समय जिस क्षण पर, जिस पर एक बार कण रुकेगा, सेकंड, कण के रुकने से पहले उसका दूरी व विस्थापन, थर्ड, 4 सेकंड में
तय, दूरी तथा विस्थापन। 4 6 सेकंड में तय, दूरी तथा विस्थापन। कण द्वारा प्रारंभिक स्थिति पर वापस आने में लगा समय। सिक्स्थ, केस नंबर 5 के समय तक तय कुल दूरी। किसी समय t पर वेग AT कर्व, VT कर्व और स्पीड टाइम कर्व, वेग समय वक्र, वेग समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ, t समय में तय विस्थापन, विस्थापन समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। ठीक है, इतना कर लोगे तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। और अब आता है कैप्सूल बुक से होमवर्क। कैप्सूल बुक में, कैप्सूल बुक किन किन बच्चों के पास है, हाथ ऊपर करना एक बार। ठीक है, जिनके पास नहीं है टाइम पे मंगा लो, ठीक रहेगा। कैप्सूल बुक से होमवर्क देता हूँ बेटा। अगर आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, इतना सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बेटा। कैप्सूल बुक में सॉल्व एग्जाम्पल में आप 11 से शुरू करोगे। 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22 ये कर लेना, ठीक है। और लर्नर एक्सरसाइज में
वेग, त्वरण और औसत त्वरण, इसके सवाल हैं। वेग, त्वरण और औसत त्वरण। वेग त्वरण वाला खंड सी, खंड सी के सवाल कर लेना क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 35। इसके बाद समय मिल जाए तो खंड डी के सवाल खुद से ट्राई कर लेना, उसमें थोड़ा थोड़ा गुरुत्वीय गति भी है, गुरुत्वीय गति को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी कक्षा, जिसे बोलते हैं क्लास, प्रॉपर क्लास। आई होप आपको अच्छा लगा होगा पढ़ करके आज। जिनके पास कैप्सूल बुक नहीं है उनका क्या होगा, ये सवाल आ रहा होगा मन में, तो उनके लिए हम देंगे आपको क्वेश्चन टाइप करवा के, और तो क्या, पर बुक अपना एक अलग फील लेके आती है। चलो, तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार पूछते हैं बच्चों से, पूर्वी से बात करते हैं। 1 मिनट बेटा, मैं देता हूँ आपको परमिशन। हाँ, कर लो अनम्यूट। बुक है तो मैं क्या करूँ उसका, मैं उससे भी सॉल्व कर लेती हूँ। आवाज़ कट रही थी, वापस बोलो बेटा। सर मेरे पास आरएलएस की बुक है तो मैं उससे भी सॉल्व कर लेती हूँ, तो वो भी सही लगती है। और वो भी सही लगती है, मैं बताता हूँ क्या है। देखो, एक्चुअल में क्या है ना, बहुत सारी बुक्स हैं। पहले हम क्या करते थे, एलरलेस, हेलिडे रेसनिक वॉकर, इरोडोव, पीवाईक्यूज की कोई किताब, ये सब, इन सब से बच्चों को कहते थे कि आप इनसे पढ़ो, इनसे पढ़ो, इनसे पढ़ो। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इन सबके क्वेश्चंस, जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं, हमारे खुद के भी क्वेश्चंस और हमारी खुद की भी रिसर्च, अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज, उनको टॉपिक वाइज बाइफरगेट किया और एक ही किताब में डाल दिया जिसका नाम है कैप्सूल बुक। तो हम कैप्सूल बुक के बारे में इतना क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है। आप 4 या 5 किताबों से पढ़ोगे, उसकी जगह अगर आप अकेली कैप्सूल बुक से पढ़ते हो, आपको सबके मिक्स सवाल मिल जाएंगे। दैट्स वाई वी आर सेइंग। बाकी मतलब आपके पास बहुत सारी किताबें हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और आज की क्लास कैसी लगी शिवम, कैसी रही क्लास? बहुत अच्छी सर। समझ में आ गया सब कुछ? यस सर। कोई सर दिक्कत? एक हम्म 11th क्लास में मेरा फिजिक्स में 3 चैप्टर बाकी है। कौन सा? उसमें सर तो तरल है और दोलन है और एक और बस है, बस यही है। हाँ ठीक है, रिकॉर्डेड से पढ़ के फिनिश करना, हम मोमेंटम में दे देंगे। बाकी बोर्ड अभी उसको जेई लेवल पे तो पढ़ नहीं सकते, बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, तो जेई लेवल पे तो अपन यस अपने एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। बाकी स्कूल के एग्जाम है तो निकाल लो, उसमें कोई ज़्यादा लोड वाली बात नहीं यस है। तो ठीक है सर। ठीक है जी, ओके। अभी आपकी क्लास भी है 5 मिनट बाद मैथमेटिक्स की, तो एक और बच्चों को और ले लेते हैं। हाथ ऊपर कर लो फटाफट, मैं ले लूँगा। लविश, कैसी लगी क्लास, कोई दिक्कत? बहुत अच्छी लगी सर, अमेजिंग। समझ में आ गया बढ़िया से? और यस सर, सारा समझ में आ गया। और तुम्हें एक बात बताऊं और मैं, सर बोलो बोलो बोलो, जी बोलो बोलो, आप बोलो। सर, मैं ये कह रहा था जैसे आपने जो डीपीपी दी और एक कैप्सूल बुक का होमवर्क दिया, हम्म उसको फिनिश करने के बाद सर जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें आगे की प्रिपरेशन कर सकता हूँ मैं? एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, देखो अभी बचेगा, मैं अभी बता रहा हूँ, फरवरी में आपके पास एक्स्ट्रा टाइम सफिशिएंट बचेगा। रीज़न क्या है कि फरवरी ट्रांजिशन पीरियड होता है हमारे लिए भी। हम क्या करते हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास पे ट्रांजिट हो रहे होते हैं, हमारे बच्चों के एग्जाम फिनिश होते हैं, हम अपने टाइपिस्ट के लिए नए मटेरियल बनवा रहे होते हैं, तो मैं भी बिजी होता हूँ, बाकी टीचर्स भी बिजी होते हैं। तो फरवरी में, और फरवरी होता भी 28 का ही है, अभी बोर्ड के एग्ज़ाम भी चलेंगे, 7-8 दिन का सेशन ब्रेक भी आता है इसमें, तो इस टाइम पे आपको टाइम मिलेगा। मार्च 1 के बाद तो टाइम नहीं मिलेगा। अभी जो टाइम मिल रहा है, मैं आपको गाइड करता हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स को रिवाइज करेंगे, काइनेमेटिक्स के लेक्चर जो चल रहे हैं उनको साथ में कवर करेंगे, कैप्सूल बुक पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद सारा कंटेंट संग्रह में आपको मिल जाएगा। काइनेमेटिक्स हो गया, 1D हो गया, फिजिक्स में आपके मूल कॉन्सेप्ट है, पढ़ना शुरू कर दो, लेक्चर्स देखना शुरू कर दो। मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा वो डिफरेंट होगा। जैसे आपने मोमेंटम में मुझसे जब पढ़ा होगा तो वो डिफरेंट था, अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो डिफरेंट है। तो आप उन लेक्चर्स को देख करके रखोगे तो मैं, मेरे लिए फ़ायदा होगा, मैं आपको और कुछ नया सिखा पाऊंगा, आपका रिवीजन ही बढ़ेगा, तो आप आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू
है ना। कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि सर हमारी क्लास अभी थोड़ी सी कम हो रही है फरवरी में, तो हम क्या करें। आपके पास इतना कंटेंट पड़ा है मेरे द्वारा बनाया हुआ कि आप उसको आगे से आगे देख के रख सकते हो, ताकि आज की क्लास का लेवल अप था, आपने देखा होगा काफ़ी मोमेंटम से। तो हम ऐसे ही लेवल अप करके पढ़ाते जाएंगे, बट आप थोड़ा सा अपने लेवल पे भी देखते जाओ, राइट। हाँ निशा बोलो। सर प्लीज टाइम चेंज कर दीजिए। क्यों, क्या हो गया। सर आज की क्लास अटेंड ही नहीं कर पाई मैं। मतलब रीज़न क्या है उसके पीछे। सर वो कोई मैं कोचिंग गई थी इसलिए। तो ये कोचिंग तो बंद कर दो यार। कोचिंग कहाँ, देखो एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो कोचिंग करके ठीक है यार, टाइम वेस्ट कर सकते हैं। आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आशा बैच के अंदर सीरियसली जेई पढ़ाया जा रहा है, नीट पढ़ाया जा रहा है, और बोर्ड भी आपको फोर्स में पढ़ाया जाएगा। आपको एक बात बताऊं, मेरा एक बहुत अच्छा बच्चा है इस बैच का, उसका नाम मैं रिवील नहीं करना चाहता अभी यहाँ पे। उस बच्चे को पूरे साल मैंने बोला तू ऑफलाइन कोचिंग मत जा मत जा, टाइम खराब होगा टाइम खराब होगा। उसके पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती भेजा। पता है एट द एंड क्या हुआ, 70% आई उस बच्चे की, 70%। मतलब सर मतलब हम्म कोचिंग ऐसे नहीं है सर, कंप्यूटर कोर्स है वो ज्वाइन कर लिया इसलिए। अच्छा 4 से 5 तक तो नहीं हो पाएगा। मैं ओके। स्कूल तो वैसे भी नहीं जाती। अच्छा कंप्यूटर कोचिंग है क्या, ठीक है ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक काम करो, मैं कोशिश करूंगा बेटा, बट थोड़ा सा क्या शेड्यूल पैक है। इसके जस्ट बाद में रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको, तो स्टार्टिंग का पोर्शन रिकॉर्डिंग से देख लेना, बाकी ट्राई करेंगे। मैं गारंटी तो नहीं देता, बट आई विल ट्राई। बट हाँ ऑफलाइन सेंटर कोई भी ज्वाइन मत करना, जस्ट वेस्ट ऑफ मनी वेस्ट ऑफ टाइम, नहीं है ना। सर, बस कंप्यूटर सेंटर ही है चलो कोई और बात, कुछ नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जी सर। तो मोटे मोटे तौर पे इतनी बातचीत थी, बाकी तो समझ में आ गया होगा। लोकेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलो बालक। बोलो फटाफट, बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ जी हेलो हेलो नमस्कार, बताइए। सर आवाज़ आ रही है मेरी? मेरे अरे को मस्त थोड़ी मस्त क्लास। आवाज़, मस्त आवाज़ आ रही है आपकी, बोलो। सर मैं ये बोल रहा था कि सर बच्चों की क्लास को ये दीदी बोल रही थी निशा दीदी की वो थोड़ा रीशेड्यूल करो, मेरा भी यही कहना है। ठीक है मालिक, कोशिश करेंगे। गारंटी नहीं दे और सकता। जो मॉर्निंग में हो तो ज़्यादा बेटर होगा। आपकी क्या समस्या है। और तो सर हाँ सर वो बायो की क्लास भी ऐप पे ही हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं सोचता हूँ इस बारे में, है ना। और हाँ रिशु बोलो। और तो गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, बताइए। हाँ सर, ये हम कह रहे थे कि सर हम्म जैसे आप जो क्वेश्चन करवाते हैं हम्म तो अगर उसी टाइप का क्वेश्चन आता तो हो जाता है, हम्म लेकिन अगर क्वेश्चन वहाँ पर चेंज हो जाता है जैसे दूसरे टाइप का तो नहीं हो पाता है। वैसे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम सॉल्व कर रहे हैं। देखो मैंने आज क्लास में कितने क्वेश्चन कराए, 5। मैंने होमवर्क कितना दिया है, 25। तो 5 क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊं और उससे 25 क्वेश्चन बन जाएं, ऐसे होगा। मतलब मैं आपको यहाँ जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो 5 या 6 होंगे। अब जैसे ये एक ही सवाल है, बट इसमें मैंने 13 सवाल डाल दिए, तो मैं क्लासरूम एग्जाम्पल्स को इतना प्रेम से आपके लिए चुन रहा हूँ ना, कि अगर आपने ढंग से उनको किया और मेरा दिया हुआ होमवर्क कर लिया, अपने आप धीरे 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 सवाल बनने लग जाएंगे। तो जस्ट और सर समर्पण हमने के साथ पढ़ो। बोलो। और सर हमने कैप्सूल बुक जो था 25 जनवरी को हाँ वो किया था, ऑर्डर ओके, दिया था, अभी तक आई नहीं तो होगी। अभी तक वो भी नहीं कार्य में डिस्पैच ही नहीं हुआ है। समझ गया मैं। आपका स्टेट कौन सा है। सर यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश और जो जिला है चलिए मैं गाजीपुर। मैं बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी क्या हो रहा है ना, कुंभ चल रहा है, तो कुंभ के चक्कर में क्या हो रहा है, लोगों के आने जाने में ही असुविधा है अभी तो, है ना। तो लोगों के आने जाने में असुविधा है, तो यहाँ से जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ना, वो यूपी के लिए अभी कोई भी बुक डिस्पैच नहीं कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ महाकुंभ। तो अच्छा। जैसे ही महाकुंभ खत्म होगा उसके बाद वो डिस्पैच करना शुरू करेंगे, इसलिए यूपी के किसी बच्चे तक किताब नहीं पहुँच पा रही, ये रीज़न है उसके पीछे, जी सर। है ना। और आप लोग यूपी से पर्सनली हो तो आप समझते हो कि महाकुंभ में अभी लोगों का आना जाना मुश्किल है, तो ट्रांसपोर्ट तो कैसे हो पा रहा होगा इंडिया पोस्ट का, है ना। हाँ सर पता है। चलो ठीक है, फिर अभी आप मैक्सी क्लास लो। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। एक बात बताऊं, मैं सच में अगर उस मेथड से क्लास लेता ना जैसे पहले लेता था, मैं यहाँ तक टॉपिक नहीं करा पाता था कभी भी। मैं इसके पहले वाले टॉपिक पे 1 घंटा 2 घंटे हो जाते थे। आप लोगों के साथ में इस मेथड से टाइम बच रहा है, क्योंकि जैसे आप हाथ ऊपर कर देते हो ना, फिर मुझे कमेंट्स नहीं देखने पड़ते, कमेंट का वेट नहीं करना पड़ता है आपका। तो ये बहुत इफेक्टिव मेथड है एंड आई एम वेरी हैप्पी। बस एक अच्छे से इंटरनेट का जुगाड़ आप अपने लेवल पे करो, बाकी ऐसे ही हम पूरे साल पढ़ेंगे। ओके
चलो बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, फटाफट मैक्स की अटेंड करो। जय हिंद।